हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटेस्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 93 है वो होने वाला है एक फुल फ्लैज क्वेश्चन के ऊपर जो कि रिलेट करता है इशू ऑफ शेयर से। बेसिकली आज की क्लास में ना बेटा जो हम क्वेश्चन करने जाएंगे उस क्वेश्चन के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर हो चुका है, कॉल इन एरियर भी हो चुका है और कंपनी ने उन शेयर होल्डर्स के जिन्होंने कॉल इन एरियर करा है, कंपनी ने उनके शेयर फोरफिट कर दिए, कैंसिल कर दिए हैं एंड देन आफ्टरवर्ड किसी दूसरे शेयर होल्डर यानी पब्लिक को इशू कर दिए हैं। तो यहाँ पर अगर एक ही क्वेश्चन में बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर भी हो जाए, कॉल इन एरियर भी हो जाए, शेयर फोरफिट एंड रीइशू भी हो जाए तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है जिसे मैं फुल फ्लैज क्वेश्चन की कैटेगरी में रखता हूँ। और बेसिकली एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके पास 6 मार्क्स तक का पूछा जाता है। तो अगर आप अपना बेटा इस कंसेप्ट को अच्छे से लर्न एंड अंडरस्टैंड कर लेते हो, ऐसा क्वेश्चन कर लेते हो जिसमें कंपनी शेयर इशू करती है, पब्लिक ज्यादा शेयर ओवर सब्सक्राइब कर देती है, फिर बीच में कोई शेयर होल्डर कॉल इनहेरिट कर देता है, फिर कंपनी उनके शेयर फॉरफिट एंड देन रीइशू कर देती है, तो ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा और आपका बोलते ना ओवरऑल नॉलेज भी बहुत अच्छा हो जाएगा शेयर के चैप्टर के अंदर। तो इसलिए मेरे बच्चे ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखा है जिससे कि आपकी प्रैक्टिस इस चैप्टर के अंदर और अच्छी हो सके और आपके 6 मार्क्स एग्जाम में सीधे सीधे तरीके से सिक्योर हो सके। तो विदाउट एनी डिले बेटा स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ना एवरीवन बेटा, स्क्रीन पे आपको अपना क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा जो कि इस तरीके से है कि एबी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। मतलब कि जो एबी लिमिटेड कंपनी है वो मार्केट में जो अपने शेयर इशू कर रही है जनता के बीच में, वो कितने कर रही है बेटा? 1 लाख शेयर इशू कर रही है। और इनका हर एक शेयर बेटा ओरिजिनली जो है यानी जो इनके शेयर की जो फेस वैल्यू है वो है 10 ईच। ठीक है, बट द कंपनी विल से कि जो हमारी शेयर की ओरिजिनल वैल्यू यानी जो फेस वैल्यू है हम उसको मंगाएंगे कुछ इस तरीके से, पेबल एज ₹2 मंगाएंगे प्रत्येक शेयर पे। एवरी शेयर पे जो हम ₹2 मंगाएंगे वो एप्लीकेशन में मंगाएंगे, ₹5 हर शेयर पे मंगाएंगे अलॉटमेंट में, बाकी बचा कुचा बैलेंस मंगाएंगे हर शेयर पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। अब देखो, ₹2 आप एप्लीकेशन में मांग चुके हो, ₹5 आप अलॉटमेंट पे मांग चुके हो, तो टोटल कितना मांग चुके हो अलॉटमेंट तक? ₹7। तो अगर आपके शेयर का ओरिजिनल वैल्यू ₹10 था और ₹7 अभी तक आप मांग चुके हो अलॉटमेंट तक, तो बताइए कितने रुपए बचे? अभी भी ₹3। 10 में से 7 घटा दो तो ₹3 बचते हैं। तो इट मीन्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना बैलेंस निकल गया? ₹3 निकल गया। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और इससे ये भी समझ में आ गया कि कंपनी लमसम में एक साथ पैसा ना मांगकर टुकड़ों टुकड़ों में पैसा मांग रही है, पहले एप्लीकेशन फिर अलॉटमेंट एंड फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल बोले तो भाई फर्स्ट के बाद सेकंड कॉल भी हो सकती है, थर्ड कॉल भी हो सकती है, पर यहाँ जो फर्स्ट कॉल है वही आखिरी कॉल है, इसके बाद कोई सेकंड थर्ड कॉल नहीं है, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, फिर आगे बोला कंपनी ने कि जो एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 3 लाख शेयर, पर जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है ना जनता से वो हो गई है 3 लाख शेयर पे, यानी जनता ने ज्यादा शेयर पे बेटा सब्सक्राइब कर दिया है। क्योंकि कंपनी ने तो देखो सिर्फ 1 लाख शेयर इशू करे थे, पर जनता ने कितने शेयर पे बोलते हैं ना कि एप्लीकेशन भेज दी? 3 लाख शेयर पे एप्लीकेशन भेज दी, यानी 3 लाख शेयर सब्सक्राइब कर दिया। अब ऐसे में साफ साफ पता चलता है बेटा कि कंपनी के अंदर सीधा सीधा 2 लाख शेयर क्या हो गए बेटा? ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए। क्या हो गए? ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए। ठीक है, अब आगे ये भी लिखा है बेटा कि शेयर्स वर अलॉटेड ऑन अ प्रोराटा बेसिस। अब इसका मतलब क्या है कि अगर जनता ने 3 लाख शेयर्स पे अप्लाई किया तो कंपनी के पास देने के लिए सिर्फ कितने शेयर्स हैं? 1 लाख शेयर्स ही हैं। 1 लाख शेयर ही अलॉट कर सकती है कंपनी, है ना? तो 3 लाख के बदले कंपनी कितने शेयर अलॉट कर सकती है? सिर्फ 1 लाख। तो जो भी इनके एक्सेस शेयर आ रखे हैं, कितने एक्सेस शेयर आ रखे हैं? 2 लाख, 2 लाख शेयर्स। जो भी जनता ने 2 लाख शेयर ओवर सब्सक्राइब करे उसका क्या? तो कंपनी विल से कि जो भी इन 2 लाख शेयर्स के ऊपर जनता ने एक्सेस पैसा भेजा होगा, कहाँ भेजा होगा एक्सेस पैसा? एप्लीकेशन में, क्योंकि एप्लीकेशन ही सबसे पहले बोलते हैं ना कि कंपनी ने कॉल करी होगी। तो एप्लीकेशन में जो भी एक्सेस शेयर पे जनता ने पैसा भेजा होगा उतना ही पैसा हम बोलते हैं ना कि अलॉटमेंट में कम मांगेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्सेस शेयर थे कितने? 2 लाख, और एप्लीकेशन है कितने की बेटा? ₹2 की। तो 2 लाख शेयर पे ₹2 अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये 4 लाख रुपए निकल कर आते हैं। यानी जो 4 लाख
जनता ने एक्स्ट्रा पैसा भेज दिया, 4 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा पैसा भेज दिया 2 लाख शेयर पे एप्लीकेशन में, उतना ही पैसा यानी ये 4 लाख रुपए कंपनी कहाँ कम मांगेगी बेटा, अलॉटमेंट में कम मांगेगी। तो बात तो उतनी पड़ी, या तो कंपनी ये 2 लाख शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से इनको इनका पैसा वापस कर दे, 4 लाख रुपए वापस कर दे, या ये 4 लाख रुपए कम मंगाए कहाँ, अलॉटमेंट में, क्योंकि एप्लीकेशन के बाद कंपनी अलॉटमेंट भी मंगवाएगी। तो अगर कंपनी वहां कम पैसे मंगवाएगी तो बात तो उतनी ही पड़ी, है ना। तो कंपनी विल से कि हम शेयर को अलॉटेड करेंगे ऑन अ प्रोराटा बेसिस, और जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया है कंपनी के पास उसे एडजस्ट कर दिया जाएगा अलॉटमेंट में। कहाँ एडजस्ट कर दिया जाएगा, अलॉटमेंट में। फिर आगे लिखा, राम एक ऐसा शेयर होल्डर जिसने अप्लाई करे थे कंपनी के 3000 शेयर पे, फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। ठीक है, यानी राम ने, जो कि एक शेयर होल्डर है कंपनी का, जिन्होंने घर से 3000 शेयर पे अप्लाई किया था कंपनी के पास, उन्होंने अलॉटमेंट एंड कॉल मनी का पैसा देने से कंपनी को इनकार कर दिया, यानी मना कर दिया, यानी फेल हो गए वो। तो ऐसे में मेरे बच्चे यहाँ पर जो राम है उसने क्या कर दिया बेटा, कॉल इन एरियर कर दिया। और राम के ना ये अलॉटेड शेयर भी नहीं है, ये अप्लाइड शेयर है। अब जरा ना आप थोड़ा सा इन्वायरमेंट देखो बेटा, अगर जनता 3 लाख शेयर्स पे अप्लाई करती है तो कंपनी उनको सिर्फ कितना शेयर देती है, 1 लाख, और उन सबको प्रॉमिस करती है कि आपका जितना भी एक्सेस शेयर पे पैसा आ रहा है एप्लीकेशन में उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा अलॉटमेंट में। तो सोचो, राम जो एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसने घर से बैठ के कितने शेयर पे पैसे लगाए थे, 3000 शेयर, अप्लाइड मतलब घर से बैठकर कितने शेयर पे पैसे लगाए थे कंपनी के अंदर, 3000 शेयर पे। तो ये राम भी तो इसी जनता के अंदर है ना। तो अगर राम ने घर से बैठ के 3000 शेयर पे अप्लाई किया तो पक्की बात है इसने भी ज्यादा ही किया होगा, और ये भी कंफर्म है कि कंपनी ने इसको भी कम ही शेयर दिए होंगे। और यहां पर ये बात भी कंफर्म है कि जब कंपनी 3 लाख वालों को 1 लाख शेयर दे रही है और सबको बोल रही है कि आपका एक्सेस कहाँ एडजस्ट करा जाएगा अलॉटमेंट में, तो आप राम को भी वादा कर रहे होंगे कि आपका भी एक्सेस कहाँ एडजस्ट करा जाएगा अलॉटमेंट में। और क्योंकि राम ने कॉलिन एरर ही कहाँ करा है, अलॉटमेंट में, तो जब हम अलॉटमेंट का कॉलिन एरर निकालेंगे राम का, तो उसमें हमें लेस करना पड़ेगा उसका एक्सेस मनी, क्योंकि राम ने भी कुछ ना कुछ एक्सेस एप्लीकेशन में भेजा होगा। और अगर राम ने कुछ ना कुछ एक्सेस अगर एप्लीकेशन में भेजा है तो उसका एक्सेस हमें एडजस्ट करना होगा कहाँ, अलॉटमेंट में। देयर आफ्टर हमें पता चलेगा कि राम का रियल कॉलिन एरर क्या है। और अगर हमें राम का बेटा एक्सेस मनी निकालना है ना, तो हमें राम के अप्लाइड शेयर भी चाहिए और अलॉटेड शेयर भी चाहिए। अप्लाइड भी चाहिए तो अलॉटेड भी चाहिए। दैट्स वाई आप देखेंगे कि जब मैं राम का अलॉटमेंट का कॉलिन एरर निकालूंगा तो उसके लिए मैं थोड़ा सा स्पेशल कैलकुलेशन करूंगा, क्योंकि ये एक नॉर्मल कॉलिन एरर नहीं है, ये एक स्पेशल कॉलिन एरर हो गया। क्योंकि राम एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसने घर से ज्यादा शेयर पे अप्लाई किए, बट प्रोपोर्शनेटली कंपनी ने उसको कम शेयर दिए, और जिसकी वजह से उसका जो एक्सेस मनी आएगा एक्सेस शेयर के ऊपर राम का, उसको एडजस्ट करा जाएगा अलॉटमेंट में। और जब अलॉटमेंट में एडजस्ट करा जाएगा तो यहाँ पर राम अलॉटमेंट में ही पैसा नहीं दे रहा, तो उसका एक्सेस शेयर एडजस्ट करने के बाद हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में राम ने कितना कॉलिन एरर किया है अलॉटमेंट में। फिलहाल अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप देखना किस तरीके से मैं राम का कॉलिन एरर निकालता हूँ अलॉटमेंट में। हालांकि पिछले 2-3 क्लासेस में बेटा हम यही चीज देख रहे थे कि किस तरीके से हम कॉलिन एरर फाइंड आउट कर सकते हैं अगर एक्सेस मनी एडजस्ट होता है कहाँ, अलॉटमेंट में, और अलॉटमेंट में ही अगर क्या हो जाए, कॉलिन एरर। फिलहाल चलिए आगे चलते हैं। इन्होंने कहा हिज शेयर वर्क फॉरफिटेड, और ऑब्वियसली बात है बेटा राम ने ना अलॉटमेंट का पैसा दिया ना फर्स्ट कॉल का, तो कंपनी विल डिसाइड कि इनके शेयर फॉरफिट कर दिए जाएंगे, इनके शेयर कैंसिल कर दिए जाएंगे, और फिर हम किसी और को ये रीसूट करेंगे कितने रुपए में, 8 पर शेयर एज फुली पेड अप, है ना। यानी कंपनी विल से कि जिस किसी भी अनदर पर्सन को हम ये शेयर रीइशू करेंगे उनको करेंगे 8 रुपीज पर शेयर पे, बट एज अ फुल्ली पेड अप, यानी हम उनको शेयर देंगे 10 रुपए का, बट हम उनसे पैसा मांगेंगे 8, क्योंकि एक शेयर का फुली पेड अप वैल्यू कितना है, 10। यानी मैक्सिमम कितने रुपए आ सकते थे कंपनी के पास, 10 रुपए, बट कंपनी इन्हें रीशू कर रही है 8 पे। तो कंपनी विल से कि जिस भी अनदर पर्सन को ये शेयर इशू किए जाएंगे, रीशूड किए जाएंगे, उनको शेयर तो दिया जाएगा फुली पेड यानी 10 रुपए का, क्योंकि हर एक शेयर का मैक्सिमम प्राइस 10 है, 10 रुपए पे, पर मांगा कितना जाएगा, 8 रुपए। तो कंपनी ना रीइशू में डिस्काउंट देने वाली है बेटा कितने रुपए का, 2 रुपए का। खैर जब रीइशू में आएंगे तो देख लेंगे बेटा, ठीक है। क्वेश्चन की डिमांड है पास करो नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो देखो इस पूरे क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर भी है, कॉल इन एरियर भी है, और
शेयर फॉरफिटेड एंड रीइशू ऑफ शेयर भी है। तो पूरा एक बोलते हैं ना कि पैकेज बन गया है जिसमें सब कुछ आ गया। तो यहाँ पर ना ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं और बेसिकली ये कितने मार्क्स के आते हैं, 6 मार्क्स के। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर बनाया है सबसे पहले वर्किंग नोट। हालांकि जनरल एंट्री पूछा है, पर जनरल एंट्री को करने के लिए हम यहाँ पर एक वर्किंग नोट यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। हमें छोटी मोटी कुछ कैलकुलेशंस करनी है बेटा, उनको करने के बाद हम जनरल एंट्री पास करेंगे। तो सबसे पहली बात ना देखो, अगर मुझे राम का एक्सेस मनी ढूंढना है, ठीक है ना, तो मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा कि राम के कौन से शेयर दे रखे थे। तो देखो राम के अप्लाइड शेयर दे रखे थे, तो मैंने यहाँ पर एग्जामिनर को बताया कि मैं यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहा हूँ अलॉटेड शेयर फॉर राम। मैं राम के अलॉटेड शेयर निकालने जा रहा हूँ। और जब मैं राम के अलॉटेड शेयर निकालने जाऊंगा ना, तो उसके लिए मुझे पहले माहौल देखना पड़ेगा कि कंपनी के अंदर शेयर का क्या माहौल चल रहा है। तो मुझे बताओ जनता कितने शेयर पे अप्लाई कर रही है, 3 लाख शेयर पे, पर कंपनी के पास देने के लिए है ही कितने शेयर, 1 लाख शेयर। तो 3 लाख शेयर अप्लाइड है, 1 लाख शेयर अलॉटेड है। अगर मैं इसे और सिंप्लीफाई कर दूं तो ये बन जाएगा 1/3। 3 का मतलब अप्लाइड टाइम्स, ठीक है, और 1 का मतलब अलॉटेड टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जनता 3 टाइम्स शेयर पे पैसा लगाती है, यानी 3 शेयर पे पैसा लगाती है, तो कंपनी उनको कितना शेयर देती है, सिर्फ एक। 3 के बदले 1, ये इसका मतलब हो गया। ठीक है, तो अगर मुझे राम के कौन से शेयर निकालने हैं बेटा, अलॉटेड शेयर निकालने हैं, क्योंकि अप्लाइड दे रहे थे तो अलॉटेड निकालेंगे। तो हम कह रहे हैं कि अगर हमें अलॉटेड शेयर निकालने हैं राम के, तो अप्लाइड शेयर हमें गिवन है। अप्लाइड शेयर कितने बताओ, 3000 शेयर। और अगर अप्लाइड शेयर 3000 शेयर है तो ये कितने टाइम्स के बराबर है बताओ, अप्लाइड टाइम्स के बराबर ही तो होंगे ना। अप्लाइड शेयर किसके बराबर होंगे, अप्लाइड टाइम्स के। देखो फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है उनके बीच में एक रिलेशन होता है बेटा। तो अगर मेरे न्यूमरेटर में अप्लाइड शेयर है तो डिनोमिनेटर में भी मैं अप्लाइड से रिलेटेड ही रिलेशन लिखूंगा। तो बताइए मेरे जो अप्लाइड शेयर है वो कितने टाइम्स के बराबर है, 3 टाइम्स के बराबर है। और मुझे इसे लेकर कहाँ जाना है, अलॉटेड शेयर, यानी अलॉटेड शेयर पे पुल आउट करना है। तो मेरे अलॉटेड शेयर कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है। तो अगर मेरे अप्लाइड शेयर 3 टाइम्स के बराबर हैं और अगर मैं इसे खींच कर पुल आउट कर दूं, लेकर चले जाऊं 1 टाइम्स पे, तो प्रोपोर्शनेटली अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे अलॉटेड शेयर यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे। तो 3000 शेयर 3 टाइम्स के बराबर, पर हम इसे लेकर जा रहे हैं 1 टाइम्स यानी अलॉटेड टाइम्स पे। तो 3000 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1000। 3 को 3000 से कैंसिल करो तो 1000 आ जाएगा। 1000 इंटू 1 तो 1000 शेयर आ गया। तो हमें ना देखो राम के ना अप्लाइड भी पता चल चुके हैं 3000 शेयर, और हमें अलॉटेड भी पता चल चुके हैं 1000 शेयर। तो देखो अप्लाइड अलॉटेड दोनों पता चल चुके हैं। तो अब आराम से बैठ के मैं क्या निकाल सकता हूँ, राम का कॉलिन एरियर। तो यहाँ पर सेकंड कैलकुलेशन में मैंने यही बताया है कि कैलकुलेशन ऑफ कॉलिन एरिया इन अलॉटमेंट बाय राम। तो देखो मुझे ना राम का बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले एक्सेस मनी ढूंढना है। तो मैं कैसे ढूंढूंगा, देखो मैं सबसे पहले ये लिखूंगा कि हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना होना चाहिए था अप्लाइड शेयर पे, यानी कंपनी को जो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ है ऑन अ अप्लाइड शेयर वो कितना हुआ है। घर से बैठ के जो राम ने कंपनी को पैसा भेजा है वो कितना भेजा है। तो बताइए राम ने घर से कितने शेयर अप्लाई करे थे, 3000 शेयर। और एप्लीकेशन थी कितनी की, क्वेश्चन में बता रखा था ना एप्लीकेशन कितने की थी, 2 रुपए की। तो 3000 इंटू 2 6000। तो बताइए राम ने घर से बैठ के कितने रुपए भेजे कंपनी को एप्लीकेशन के, 6000। पर कंपनी ने कहा भाई हमने तो एप्लीकेशन मनी आपसे मांगना चाहिए था किस पे, अलॉटेड शेयर पे। अब बताइए कंपनी ने अलॉट ही कितने करे शेयर राम को, 1000 शेयर। तो 1000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से राम को कितने भेजने चाहिए थे, टोटल 2000 भेजने चाहिए थे। पर राम ने तो कितने अप्लाई कर रखे थे, 3000 शेयर। तो 3000 पे 2 रुपए भेजे थे, यानी टोटल कितने भेजे थे, 6000। तो 6000 राम ने भेजे पर कंपनी ने कितने मांगे, 2000। तो ऐसे में राम का जो एक्सेस आ रखा है कंपनी के अंदर वो कितना आ रखा है, 4000। देखो एक्सेस निकल गया, यानी इतने रुपए ज्यादा भेजे हैं राम ने कंपनी के अंदर। अब कंपनी विल से कि हमने राम से ना अलॉटमेंट में पैसा मांगना था, मनी पेबल ऑन अलॉटमेंट। तो ऑब्वियसली बात है अलॉटमेंट तक आते आते राम को भी पता चल चुका होगा भाई कि कंपनी ने मुझे कितने शेयर दिए, 1000 ही शेयर दिए। तो अलॉटमेंट में 1000 शेयर पे कितने रुपए मांगे कंपनी ने, 5 रुपए, क्योंकि अलॉटमेंट कितने की है बेटा, 5 रुपए की। तो 1000 इंटू 5, तो कंपनी ने कितने मांगे, 5000। बट ये राम ने देने से मना कर दिया, 5000 रुपए देने से मना कर दिया। ठीक है, तो देखा जाए तो ये कॉल इनहेरिट कर दिया, देखा जाए तो यही कॉल इनहेरिट कर दिया।
पर क्योंकि राम ने कंपनी को कुछ पहले ही एप्लीकेशन में एक्सेस भेज रखा था, तो वो एक्सेस भी तो हमें एडजस्ट करना है ना। वो एडजस्ट करना नहीं है हमें। जो भी एक्सेस राम ने हमें भेज रखा था कहाँ, एप्लीकेशन में, तो कंपनी ने सबको वादा किया है कि सबका एक्सेस मनी कहाँ एडजस्ट किया जाएगा, अलॉटमेंट में। तो करो ना फिर। तो 4,000 का एक्सेस मनी अगर एडजस्ट करा जाएगा अलॉटमेंट में, तो जब हम 5,000 में से 4,000 लेस करेंगे तो हम ये मान लेंगे ना कि 4,000 दे दिए। राम ने 4,000 अलॉटमेंट में दे दिए क्योंकि उसने वो 4,000 पहले ही ज्यादा दे दिए थे। तो 4,000 जैसे ही एडजस्ट किया अलॉटमेंट में, तो रियल जो कॉलिन एरियर आया ना अलॉटमेंट का, वो 1,000 आया। बोलो, क्या आपको बात समझ में आई? द आंसर इज यस। और ये कॉलिन एरियर निकल कर आ गया राम का इन अलॉटमेंट। ठीक है। अब देखो भाई, इतनी ही कैलकुलेशन आपको करनी थी बस, बाकी अब सब सेम है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर देखो जनरल पास करेंगे। सबसे पहले फॉर्मेट डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलो डेबिट क्रेडिट, और यहाँ पे सबसे पहले हम एंट्री पास करेंगे किसकी, एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन कितने रुपए की थी बेटा, 2 रुपए की एज यूजल। ठीक है, क्वेश्चन में बता रखा था कि एप्लीकेशन कितने रुपए की है, 2 रुपए की। अलॉटमेंट कितने की है, 5 रुपए की। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए का है, 3 रुपए का। ठीक है। तो मुझे बताइए, एप्लीकेशन 2 रुपए की है, और एप्लीकेशन में सबसे पहले एंट्री किसकी लगेगी, रिसीव की। रिसीव की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। आई थिंक सो ये एंट्री अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बताइए, एप्लीकेशन कितने रुपए पे रिसीव्ड हुई बेटा कंपनी को। एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है बेटा कंपनी को 3 लाख शेयर पे। देखो, कंपनी ने भले ही इशू 1 लाख किए थे, पर जब कंपनी को पैसा रिसीव्ड हुआ ना एप्लीकेशन के ऊपर, वो 3 लाख शेयर पे हुआ। तो 3 लाख शेयर पे कितना, 2 रुपए कंपनी को रिसीव हो गया, यानी 6 लाख 6 लाख, है ना। तो 6 लाख एप्लीकेशन में क्रेडिट हुए, 6 लाख बैंक में डेबिट हो गए। ठीक है। फिर कंपनी ने जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा कंपनी को रिसीव्ड हुआ, जो कि टेक्निकली कंपनी के लिए लायबिलिटी था पहले, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा रिसीव्ड कर लिया बट ओनरशिप दी नहीं। तो अब कंपनी ड्यू में, रिसीव के बाद ड्यू होती है, ड्यू में बेसिकली कंपनी ओनरशिप देती है। और एप्लीकेशन में ड्यू पहले इसलिए नहीं होती है बेटा, क्योंकि कंपनी को ही नहीं पता होता कि मेरे मालिक कौन है। ठीक है। इसलिए कंपनी कहती है एक बार पैसा रिसीव हो जाए तब हम ड्यू दिखाएंगे। तो यहाँ पर कंपनी अब ड्यू कर रही है एप्लीकेशन मनी को। तो जो कंपनी के लिए पहले लायबिलिटी था एप्लीकेशन का पैसा, उसे क्रेडिट से अब डेबिट किया जा रहा है, क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी कम हो रही है, क्योंकि कंपनी इसके बदले ओनरशिप दे रही है। तो शेयर एप्लीकेशन को डेबिट किया, और इसके बदले अब कंपनी क्या दे रही है, ओनरशिप दे रही है। तो जब कंपनी ओनरशिप देगी तो कंपनी को अपना शेयर कैपिटल इंक्रीज करना होगा, और जब शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा तो बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ेगी। तो देखो, लायबिलिटी खत्म हुई है, एक क्रेडिट से डेबिट हुआ, पर एक नई लायबिलिटी इंक्रीज हो गई जिसका नाम है टू शेयर कैपिटल। और जब लायबिलिटी बढ़ती है तो वो क्रेडिट ही होता है बेटा। तो आप मुझे बताइए, जो ओनरशिप देंगे ना, भले ही एप्लीकेशन का पैसा कितना आया हो, 6 लाख, पर क्या लगता है ओनरशिप भी 6 लाख से देंगे? नहीं, ओनरशिप हम देंगे 1 लाख शेयर से, जितने कंपनी ने शेयर इशू करे थे। तो 1 लाख शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से, क्योंकि एप्लीकेशन का फेस वैल्यू 2 रुपए, तो 2 रुपए के हिसाब से ओनरशिप देंगे तो ये 2 लाख आएगा। अब आप ये बताइए कि जो एक्सेस शेयर है, एक्सेस शेयर वो कितने बचे, 2 लाख शेयर। तो 2 लाख शेयर पे जो पब्लिक ने ज्यादा शेयर सब्सक्राइब किया और सब्सक्राइब कर दिया, तो प्रत्येक 2 लाख शेयर पे कंपनी 2 रुपए के हिसाब से, क्योंकि एप्लीकेशन 2 रुपए है, 2 रुपए की है, तो 2 लाख शेयर पे जो 2 रुपए के हिसाब से जनता ने शेयर ओवर सब्सक्राइब कर दिए हैं, कंपनी को ज्यादा पैसे भेज दिए हैं, तो कंपनी बोल रही है यही ज्यादा पैसा हम कहाँ एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट में। तो कंपनी ने वादा कर दिया, प्रॉमिस कर दिया कि ये पैसा हम एडजस्ट कराएंगे आपका कहाँ, अलॉटमेंट में। तो कंपनी ने जब प्रॉमिस कर दिया, वादा कर दिया, तो कंपनी के लिए लायबिलिटी है, और जब लायबिलिटी है तो क्रेडिट। तो 2 लाख इंटू 2, 4 लाख हो गए। तो देखो, क्रेडिट में भी 6 लाख, डेबिट में भी 6 लाख। तो 6 लाख एप्लीकेशन के मिले, पर आपने ओनरशिप कितने की दी, सिर्फ 2 लाख की। बाकी 4 लाख रुपए आपने एडजस्ट करने के लिए भेज दिया कहाँ, अलॉटमेंट में। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री होगी अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट कितने रुपए की है, 5 रुपए की। सबसे पहले अब यहाँ ड्यू होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंपनी को पता है मेरे शेयर होल्डर कौन है, मुझे किन से पैसा मांगना है। तो यहाँ पहले ड्यू होती है। ड्यू की एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कंपनी को पता है मेरे शेयर होल्डर कौन है, तो यहाँ कंपनी पैसा कॉल करती है, अपने शेयर होल्डर को बोलती है कि मेरे प्यारे शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा भेजो। तो कंपनी को पता है अलॉटमेंट का पैसा मिलना मिलना है, इसलिए इसे एसेट दिखाया जाता है, डेबिट किया जाता है। और हैंड टू हैंड कंपनी यहाँ ओनरशिप देती है, तो यहाँ पर कंपनी शेयर कैपिटल भी इंक्रीज कर देती है। बताइए ओनरशिप कितने से देंगे, क्योंकि अलॉटमेंट और शेयर कैपिटल में सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, शेयर कैपिटल को। डीओ में सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, शेयर कैपिटल को, याद रखना। तो शेयर कैपिटल को हम सॉल्व करेंगे, तो ओनरशिप दी जाएगी भाई 1 लाख शेयर से मैक्स टू मैक्स।
और अलॉटमेंट कितने रुपए की है, 5 रुपए की। तो 1 लाख इंटू 5 कितना होता है, 5 लाख। तो 5 लाख की ओनरशिप दी और 5 ही लाख रुपए अलॉटमेंट में आएगा। बोलो बात समझ में आई? यहाँ प्रीमियम प्रीमियम है नहीं बेटा, जो कंपनी कुछ रेपुटेशन का भी पैसा एक्स्ट्रा चार्ज करे। अगर प्रीमियम वगैरह होता तो प्रीमियम को मैं इनकम दिखाता, क्रेडिट करता, है ना। 1 लाख शेयर पे मान लो 1 रुपए का प्रीमियम अगर मान लो एक्स्ट्रा भी मांग रही होती कंपनी, है ना, तो 1 लाख इंटू 1 करके 1 लाख रुपए आ जाता। 5 लाख रुपए की ओनरशिप, 1 लाख रुपए का प्रीमियम, तो कंपनी के पास फिर 6 लाख आ रहे होते हैं अलॉटमेंट में। पर यहाँ कोई प्रीमियम प्रीमियम नहीं है बेटा, इसलिए जितनी की ओनरशिप कंपनी ने दी है अलॉटमेंट में, उतना ही अलॉटमेंट में कंपनी के पास पैसा भी आएगा। फिर इसके बाद बेटा कंपनी रिसीव करेगी पैसा। तो जिस शेयर अलॉटमेंट को कंपनी ने बेटा अपना एसेट दिखाया था, डेबिट किया था, अब हम उसे क्रेडिट करेंगे क्योंकि उसके बदले हमें पैसा मिल रहा है। पर यहाँ पर बेटा देखो, जब हमें पैसा मिलने लगा तो हमें पता चला कि राम ने तो क्या कर दिया था यहाँ, कॉलिन एरर। और बताइए हमने क्या राम का कॉलिन एरर निकाल दिया था? हाँ। वैसे तो 1000 शेयर पे डायरेक्ट निकाल सकते थे 5 रुपए, पर वो 5000 आता। ठीक है, और यही कॉलिन एरर था, पर क्योंकि राम ने एक्सेस भेजा था 4000 रुपए एप्लीकेशन में, तो जैसे ही हमने उसे एडजस्ट किया अलॉटमेंट में बेटा, तो रियल कॉलिन एरर कितना आया राम का, 1000। तो हमने बेटा यहाँ कॉलिन एरियर को अपना एसेट दिखा दिया। मीनवाइल कहा कि राम ने अलॉटमेंट के 5000 देने थे, पर क्योंकि उसका एक्सेस आ रखा था 4000 रुपीज, तो वो हमने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट में। तो अब राम को अलॉटमेंट में कितने देने, 1000 रुपीज, क्योंकि उसने दिए नहीं है तो इसलिए कंपनी ने कहा ये हमारा एसेट है, कोई बात नहीं, अलॉटमेंट में नहीं देगा तो फर्स्ट कॉल में देगा, फर्स्ट कॉल में भी नहीं देगा तो 40 डेज का नोटिस पीरियड देंगे, उसमें दे देगा। तो इसलिए कंपनी ने कॉल इन एरिया को अपना एसेट दिखाया। उम्मीद है कंपनी को अभी भी कि अभी नहीं मिला तो आगे तो मिल ही जाएगा। तो कॉल इन एरियर को कंपनी ने एसेट दिखाया, डेबिट कर दिया 1000 रुपीज से। और एग्जामिनर को बता भी दिया कि हमने ये वर्किंग नोट नंबर सेकंड में निकाला था 1000। बोलो बात समझ में आ गया? ठीक है। फिर कंपनी ने बेटा वादा भी किया था, सबको वादा किया था कि आपका पैसा क्या करा जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, एडजस्ट किया जाएगा। तो करो फिर एडजस्ट। तो कितना आपने वादा किया था कि 4 लाख का 4 लाख रुपीज एडजस्ट करे जाएंगे, तो करो। तो ये 4 लाख रुपीज जैसे ही आप एडजस्ट करोगे, तो पहले तो ये आपकी लाइबिलिटी था, पहले तो ये आपका क्रेडिट बैलेंस था, बट अब आपका ये डेबिट बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि अब आप अपना वादा निभा रहे हो। तो यहाँ पर ना आप लिखोगे कि शेयर एप्लीकेशन का हम एक्सेस एडजस्ट कर रहे हैं। देखो शेयर एप्लीकेशन में थे तो आपने ये पैसा एडजस्ट करने के लिए कहाँ भेजा, अलॉटमेंट में। और जब आप अलॉटमेंट में आए तो अलॉटमेंट की रिसीव में आपने यही एप्लीकेशन का पैसा एडजस्ट भी कर दिया। आपने कहा कि ये एक्सेस मनी जो आया था एप्लीकेशन में 4 लाख, हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं। तो बेटा 5 लाख में से 1000 गया तो 4 लाख 99, और 4 लाख 99 में से 4 लाख गए तो कितना आ जाएगा, ये 99,000 आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट में अल्टीमेटली कितने डेबिट होंगे पता है, 99, क्योंकि देखो 1000 रुपीज कॉलिनेटेड का नहीं है, आपने एसेट दिखा दिया। 4 लाख जो एक्सेस आया था एप्लीकेशन में उसको भी यहाँ एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट में, रिसीव में, तो ये भी आपका डाउन हो गया। तो बताइए अल्टीमेटली जनता से कितना पैसा मिला आपको, 99,000 मिला। तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया आपने 99,000, एंड दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। चलो इसके बाद अब आते हैं फर्स्ट कॉल। तो अब फर्स्ट कॉल तो नॉर्मली है बेटा, यहाँ पर कुछ ऐसा सच है नहीं, क्योंकि यहाँ ना कोई एक्सेस मनी एडजस्ट हो रहा है ना कुछ, सिर्फ एक कॉल इन एरर है, वो भी नॉर्मल यहाँ निकल जाएगा, यहाँ कोई टेंशन नहीं। फर्स्ट कॉल में सबसे पहले किसकी एंट्री होगी, ड्यू की। तो आप मुझे बताइए ड्यू अगर हम करेंगे तो फर्स्ट कॉल कितने की थी, 3 रुपए की थी, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर ड्यू कराएंगे तो कंपनी बोलेगी शेयर होल्डर को कि मेरे प्यारे शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल का पैसा भेजो, तो कंपनी को पता है फर्स्ट कॉल का पैसा आ ही जाना है, तो ये हमारा एसेट है, एंड ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। और कंपनी हैंड टू हैंड यही ड्यू में ओनरशिप भी देगी, यानी शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर देगी। अब आप बताइए ओनरशिप जो दी जाएगी, क्योंकि फर्स्ट ड्यू में हम हमेशा पहले किसको सॉल्व करते हैं, शेयर कैपिटल को। ये हमारा ना एक प्रोसेस है, मतलब मेरा एक प्रोसेस है कि हम सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, शेयर कैपिटल को। आप ओनरशिप जितनी की दे रहे हो उसको सॉल्व कर दो तो एंट्री करना ना आसान हो जाता है बेटा। ठीक है, तो आप ओनरशिप दे सकते हो मैक्स टू मैक्स 1 लाख शेयर से, और फर्स्ट कॉल कितनी की है, 3 रुपए की, तो 3 लाख रुपीज का आपने क्या दे दिया, ओनरशिप दे दिया। और जितनी की आप ओनरशिप दे रहे हो ना बेटा, उतना ही रुपए आपके पास फर्स्ट कॉल में आएगा, क्योंकि यहाँ कोई सिक्योरिटी प्रीमियम तो है नहीं फर्स्ट कॉल में कुछ, है ना। तो जितनी की ओनरशिप दी उतना ही फर्स्ट कॉल में आपके पास पैसा आएगा। तो ये ड्यू की एंट्री हो गई। और फिर इसके बाद आप तुरंत पैसा रिसीव भी करेंगे। तो जब आपने पैसा रिसीव करना है बेटा, तो जो फर्स्ट कॉल आपके लिए पहले एसेट था ना, डेबिट था, अब वो क्रेडिट हो जाएगा।
अब वो क्रेडिट हो जाएगा। तो जो शेयर फर्स्ट कॉल पहले डेबिट था, अब आपने उसको क्रेडिट कर दिया 3 लाख रुपए से। पर यहाँ पर भी बेटा क्या हो गया, कॉल इन एरियर, क्या हो गया, कॉल इन एरियर। और एक बात आप यहाँ पर ध्यान रखना जो मैं बताने वाला हूँ आपको। देखो क्वेश्चन में ना मुझे राम के ना अप्लाइड शेयर दे रखे थे, पर जो मैं फर्स्ट कॉल में कॉलिनेयर लिखूंगा ना वो अप्लाइड शेयर से लिखूंगा ही नहीं, अलॉटेड से लिखूंगा। क्यों? क्योंकि आप घर से चाहे कितने भी शेयर पे पैसा लगा रहे हो वो मैटर नहीं करता। एक्चुअली में कंपनी ने ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पे आपको कितने शेयर दिया वो मैटर करता है। तो राम की जो एंट्री लगेगी ना वो अलॉटेड शेयर से लगेगी, कॉलिनेयर की। तो राम के शेयर कितने थे अलॉटेड, अलॉटेड जो कंपनी ने दिए थे वो दिए थे 1000 शेयर। तो यहाँ पर मेरे बच्चे जो हम कॉलिनेयर दिखाएंगे ना वो दिखाएंगे 1000 शेयर से। तो 1000 इंटू फर्स्ट कॉल कितने की, 3 रुपए की। तो 3000 रुपए राम ने फर्स्ट कॉल में भी नहीं दिए। और यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा क्योंकि यहाँ कोई एक्सेस तो है नहीं, यहाँ कोई एक्सेस मनी तो एडजस्ट नहीं हो रहा। इसलिए राम का जो कॉल इन एरर यहाँ आएगा वो डायरेक्ट ही आ जाएगा 1000 शेयर पे 3 रुपीज यानी 3000। तो कंपनी ने इसे एसेट दिखाया, बोला कोई बात नहीं आगे मिल जाएगा, अभी नहीं मिला तो आगे तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो 3 लाख देखो फर्स्ट कॉल का पैसा मिलना था रिसीव में, पर 3000 नहीं मिला तो आपने इसे अपना एसेट दिखाया, डेबिट कर दिया। तो बताइए बैंक अकाउंट में कितने रुपए आए होंगे, 2,97,000। 3000 नहीं आया ना, कॉल इन एरर हो गया, तो आपने इसे अपना एसेट दिखाया। तो बताइए बैंक में फिर कितने आए, बैंक में 297,000 आए होंगे। तो 2,97,000 आए तो ये हो गया आपका बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ये निकल गया आपका बैलेंसिंग फिगर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट कॉल तक की एंट्री बिल्कुल सिंपल। अब कंपनी ने देखो 7th पॉइंट में क्या कर दिया, शेयर फोरफिट कर दिया, देखो है ना। कंपनी ने नहीं बोला था कि आफ्टर दैट ही शेयर वर फोरफिटेड, तो अब शेयर फोरफिटेड की बारी है। तो अब हम शेयर फोरफिट करेंगे। तो राम के कितने शेयर फोरफिट करेंगे, 1000। 3000 मत कर देना, वो तो उसने घर से बैठ के लगाए थे। अब कंपनी ने कितने दिए थे, कंपनी ने दिए थे 1000 शेयर। तो वही शेयर क्या करे जाएंगे, फोरफिट यानी कैंसिल करे जाएंगे, ठीक है। तो कंपनी देखो जब शेयर कैंसिल करती है ना तो इट मीन्स ओनरशिप रिड्यूस करती है अपनी, क्योंकि वो राम को ना अपनी कंपनी से एज अ ओनर के तौर से बेदखल कर रही है, उसे ओनर मान ही नहीं रही, उसके शेयर कैंसिल करे जा रहे हैं। तो जब शेयर कैंसिल करे जाते हैं ना तो बेटा शेयर कैपिटल ना रिड्यूस होती है, क्योंकि कंपनी जब जब ओनरशिप देती है ना, जब जब ओनरशिप देती है, चाहे वो एप्लीकेशन में दिया हो ड्यू में ओनरशिप, चाहे अलॉटमेंट में दिया हो ड्यू में ओनरशिप, चाहे फर्स्ट कॉल में दिया हो ड्यू में ओनरशिप, शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है क्योंकि कंपनी ओनरशिप दे रही होती है। बट यहाँ पर ओनरशिप हम क्या कर रहे हैं बेटा, कैंसिल, तो शेयर कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट, ठीक है। कितने से डेबिट होगा, भाई देखो जितने कंपनी शेयर कैंसिल कर रही है, कितने कैंसिल कर रही है, 1000। और कंपनी ने कितने रुपए की ओनरशिप दे दी थी अभी तक, देखो एप्लीकेशन में भी दी, अलॉटमेंट में भी दी, फर्स्ट कॉल में सारा पैसा मंगाया गया था राम से। राम ने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया बट अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो नहीं दिया इट्स ओके, बट कंपनी ने ओनरशिप कितने टाइम्स दी, तीनों टाइम्स, एप्लीकेशन में भी, अलॉटमेंट में भी, फर्स्ट कॉल में भी। तो पूरे 10 रुपए के साथ कंपनी ओनरशिप कैंसिल करेगी। तो 1000 × 10, 10,000 रुपीज। आप बताइए क्या कुछ पैसे राम ने दे दिए थे, हाँ सर एप्लीकेशन के दे दिए थे। तो एप्लीकेशन के कितने दिए थे, देखो 1000 शेयर पे 2 रुपए दिए थे कि नहीं दिए थे, एप्लीकेशन 2 रुपए की थी। तो 1000 शेयर पे 2 रुपए दिए थे। पर एप्लीकेशन में ना राम ने एक्सेस मनी भी भेजा था, और वही एक्सेस आपने अलॉटमेंट में क्या करा था, एडजस्ट। आपने ये माना था कि अलॉटमेंट में राम को 1000 शेयर पे 5 रुपए भेजने चाहिए थे, क्योंकि अलॉटमेंट 5 रुपए की थी, तो 1000 शेयर पे 5 रुपए भेजने चाहिए थे, यानी 5000 रुपए भेजने चाहिए थे। पर क्योंकि उसने एप्लीकेशन में 4000 रुपए ज्यादा भेजा था, तो आपने राम को बोला था, सभी को बोला था, तो राम को भी बोला था कि आपका एक्सेस मनी हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट में, यानी हम आपसे 4,000 रुपए नहीं मांगेंगे अलॉटमेंट में। हम मान लेंगे कि आपने अलॉटमेंट में 4000 रुपए दे दिए, तो दे दिए तो लेस करो। तब जाके उसका कॉल इन एरर आया था 1000 रुपीज। यानी हमने कहीं ना कहीं ये मान लिया कि राम ने अलॉटमेंट में कितने दे दिए, 4000 दे दिए, क्योंकि उसका एक्सेस आ रखा था 4000। आपको क्या लगता है ये एक्सेस वापस करेंगे हम राम को, ये भी वापस नहीं करेंगे। तो जो उसने एप्लीकेशन में 1000 शेयर के ऊपर, अलॉटेड शेयर के ऊपर जो 2 रुपए भेजे वो भी जब्त। और ये जो 4000 एक्सेस आ रहा था उसका, देखो 2000 तो उसे भेजना चाहिए था एप्लीकेशन में, कंपनी वो भी जब्त कर लेगी, और जो 4000 रुपये उसने एक्स्ट्रा भेज रखा था वो भी कंपनी जब्त कर लेगी। यानी कंपनी टोटल कितना फोरफिट करेगी, 6000 रुपये। 1000 शेयर पे 2 रुपए एप्लीकेशन के हिसाब से, और 4000 रुपये जो उसने एप्लीकेशन में ज्यादा भेज दिया था कंपनी वो भी छीन लेगी, वो भी वापस नहीं करेगी। तो टोटल कितना छीन लिया कंपनी ने, 6000। तो ये कंपनी का क्या हो गया फायदा, इनकम एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। वहीं बेटा बताओ उसने कहाँ कहाँ पे कॉल इन एरर किया था,
सर उसने एक कॉल इन एरियर किया था अलॉटमेंट में 1000 रुपये से, तो आपने डेबिट किया था कॉल इन एरियर को। और एक कॉल इन एरियर उसने किया था कहाँ, फर्स्ट कॉल में, तो आपने फर्स्ट कॉल में भी कॉल इन एरियर को क्या किया था, डेबिट, अपना एसेट बताया था। आज हम उसी एसेट को बेटा कॉल इन एरियर को डेबिट से क्रेडिट कर देंगे। बस यहाँ पर हम ना उस जगह का नाम लिखेंगे जहाँ जहाँ पे कॉल इन एरियर किया। तो एक करा था शेयर अलॉटमेंट में, एक करा था फर्स्ट कॉल में, वहाँ कॉल इन एरियर डेबिट, यहाँ क्रेडिट। तो बताइए, एक जगह 1000 का कॉल इन एरियर, एक जगह 3000 का कॉल इन एरियर, है ना। एक जगह 1000 का कॉल इन एरियर और एक जगह फर्स्ट कॉल में 3000 का कॉल इन एरियर। तो ये देखो हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, क्योंकि अब हमारा उनसे कोई नाता नहीं। तो जो कॉल इन एरियर हमारे लिए पहले एसेट था, अब वो हमारा एसेट नहीं है, तो हम उसे डेबिट से क्या कर रहे हैं, यहाँ क्रेडिट कर रहे हैं। अब अगर ब्यौरा देखो ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 10,000 आपके क्रेडिट में और 10,000 आपके डेबिट में, बिल्कुल एकदम टैली हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नरेशन होगी बीइंग शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। इसके बाद अब आप शेयर री इशू करेंगे, तो बताइए कितने शेयर इशू कर रहे हैं, बताया कुछ, कितने शेयर इशू कर रहे हैं, लिख रहे हैं हिज शेयर वर फॉरफिटेड एंड री इशूड। बताया नहीं कितने शेयर इशूड कर रहे हैं, तो हम ना देखो सारे के सारे शेयर ही रीशूड कर रहे हैं 1000। और ये जो शेयर हम रीशूड कर रहे हैं ना मेरे बच्चे, ये कितने में कर रहे हैं, 8 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। यानी मैं उस अनदर पर्सन को, जिसको भी मैं ये शेयर इशूड कर रहा हूँ, उसको कह रहा हूँ कि आप मेरा ये शेयर 8 रुपीज में रख लो। मतलब आप मेरा ये शेयर, सॉरी मैंने यहाँ गलत बोल दिया, यहाँ में हम उस अनदर पर्सन को बोलते हैं कि आप मेरा शेयर ना फुली पेड अप पे रख लो, यानी 10 पे रख लो, बट आप मुझे दे कितना दो, 8 रुपए। तो यानी कंपनी यहाँ पर ना रिसूट शेयर पे 8 रुपए मांग रही है, पर उसे शेयर 10 रुपए का दे रही है, यानी फुल्ली पेड अप। तो इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी जब शेयर रीइश्यू कर रही है तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेगी। और क्योंकि कंपनी यहाँ 2 रुपए का डिस्काउंट दे रही है, 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में दे रही है कंपनी, तो 2 रुपए का डिस्काउंट दे रही है, तो कंपनी इसी डिस्काउंट को अपना एक्सपेंस दिखाएगी और डेबिट करेगी। पर डिस्काउंट की जगह क्या नाम लिखा जाता है इसका, शेयर फॉरफिटेड। ठीक है, क्योंकि जब आपने शेयर फॉरफिट करे थे, तो आपको इन शेयर फॉरफिट को करने में कुछ फायदा हुआ था, और वो कितना हुआ था, 6,000 का। और जब आप इन्हीं फॉरफिटेड शेयर को इश्यू कर रहे हो, तो आपको नुकसान हो रहा है 2 रुपए का, तो आप इसको डिस्काउंट लिख दोगे ना। तो सेम शेयर पे फायदा हो रहा है, सेम शेयर पे नुकसान, पर क्योंकि अगर आप यहाँ डिस्काउंट लिख दोगे रीइश्यू के टाइम पे, तो आप डिस्काउंट को फॉरफिट से कैंसिल नहीं करा पाओगे, क्योंकि दोनों अकाउंट अलग अलग हो जाएंगे। तो हम प्रॉफिट और लॉस को आपस में सेट ऑफ करा सके, कैंसिल करा सके, इसलिए हम दोनों के नाम सेम रख देते हैं। तो यहाँ पर जब बेटा शेयर इशूड के टाइम पे बेटा हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हमने इस डिस्काउंट का नाम लिख दिया शेयर फॉरफिटेड, और ये हमारा एक्सपेंस हो गया, एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो 1000 शेयर पे 2 रुपए का डिस्काउंट, यानी 2000 रुपीज। और कंपनी जो ओनरशिप देगी हैंड टू हैंड, वो देगी फुल्ली पेड अप, यानी 1000 शेयर पे 10 रुपए के साथ ओनरशिप, यानी 10,000 रुपए की ओनरशिप दे देगी। तो देखो 10,000 रुपए की ओनरशिप दे दी, 2 रुपए का क्या दे दिया, डिस्काउंट, यानी 2000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया 1000 शेयर पे। और कंपनी के अकाउंट में कितना है, 8 रुपए, 1000 शेयर पे 8 रुपए, क्योंकि 8 पे करा था ना रीसूट, तो बैंक में कितने आ गए, 8,000 रुपए। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री हो गई किसकी, शेयर रीसूट के। अब मान लो अगर हम 10 फुल्ली पेड अप पे करते, तो फिर कोई डिस्काउंट नहीं होता, तब बैंक में भी कितने आते, 10,000, ओनरशिप भी 10, और बैंक में भी पूरे 10 आते। 12 फुली पेड अप होता, तो इसका मतलब यह है कि बैंक में आ जाते 1000 शेयर पे कितने, 12, यानी 12,000 आते। पर ओनरशिप हम कितने की देते, 10 की, फुली पेड अप, एक शेयर फुली पेड अप कितने का है, 10 का। पर हमने कितने की कितने रुपए पे इशू कर दिया, 12 पे, 12 फुली पेड अप। तो 12 रुपए आए, 10 रुपए की मैक्सिमम ओनरशिप दी, तो कंपनी का यहाँ फायदा हो जाता है, तो इसको लिखा जाता है टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और कंपनी को प्रीमियम हो जाता है। 1000 शेयर पे कितना, 2 रुपए, फिर 2 रुपए का, 2 रुपए के साथ 1000 को मल्टीप्लाई करते, तो 2,000 रुपए का प्रीमियम आ जाता। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाता। बट यहाँ पर आपने ₹10 फुली पेड अप या ₹12 फुली पेड अप पे नहीं किया, ₹8 फुली पेड अप पे किया। तो बैंक में आए 8 रुपए के हिसाब से पैसे, 1000 शेयर पे तो 8,000, 2 रुपए का डिस्काउंट हो गया 1000 शेयर पे, तो 1000 इंटू 2,000, और मैक्सिमम ओनरशिप कितनी थी, 1000 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से 10,000। ठीक है, बोलो बात समझ में आई। और जो नुकसान था, डिस्काउंट था, उसको डिस्काउंट नहीं लिखा, क्या लिखा, शेयर फॉरफिटेड, क्योंकि इस एक्सपेंस को जो डिस्काउंट के नाम से है, पर हम इसको लिख रहे हैं शेयर फॉरफिटेड। तो ये जो हमारा नुकसान हुआ है शेयर इशू के टाइम पे, हम इसको शेयर री फॉरफिट के टाइम पे जो फायदा हुआ था हमें शेयर फॉरफिचर अकाउंट में, उससे क्या कराएंगे, इसको लेस कराएंगे।
तो यहाँ पर बताइए फायदा कितने का हुआ, 6,000 का। नुकसान कितने का हुआ रीइशू करने में, 2,000 का। अब सेम शेयर आप फॉरफिट कर रहे हो, सेम शेयर आप रीइशू कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट अपने प्रॉफिट को अपने एक्सपेंस से क्या करा सकते हो, माइनस करा सकते हो। तो रीइशू फॉरफिट करने पे आपको फायदा हुआ 6,000 रुपए का, सेम शेयर 1,000 शेयर पे। और जब ये सेम 1,000 शेयर आपने रीइशू करे तो आपको नुकसान कितने का हुआ, 2,000 का। तो 6,000 में से अगर हम 2,000 लेस करते हैं बेटा, प्रॉफिट में से अगर मैं अपने एक्सपेंस को लेस करता हूँ, तो मेरे पास आता है कितना प्रॉफिट, 4,000 प्रॉफिट, जो कि मैं अब ट्रांसफर कर दूंगा उसको कहाँ, कैपिटल रिजर्व में। तो अगर 6,000 में से 2,000 चले भी जाए ना बेटा, कैंसिल भी हो जाए, तो भी मेरे शेयर फॉर फ्यूचर में फायदा कितने का बच जाएगा, क्रेडिट बैलेंस कितना बच जाएगा, 4,000। इसी क्रेडिट बैलेंस को अब मैं डेबिट करूंगा, शेयर फॉरफिटेड के क्रेडिट बैलेंस को मैं डेबिट करूंगा, और अब इसकी जगह पे क्रेडिट करूंगा किसको, कैपिटल रिजर्व को। ये प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। कैपिटल रिजर्व में क्यों, क्योंकि ये प्रॉफिट रेगुलर नहीं है, इररेगुलर इन नेचर है और कैपिटल रिलेटेड ट्रांजेक्शन से हुआ है, तो इसलिए ये प्रॉफिट हम कैपिटल रिजर्व में भेज देंगे। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 4,000 4,000। हो गया क्लियर ये भी। अब अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं, तो मैंने यहाँ बैलेंस शीट भी एक्स्ट्रा बोनस के तौर पर बना रखी है बेटा। तो आप देख लो, सबसे पहले कंपनी का नाम एबी लिमिटेड, फिर उसके बाद एज पर शेड्यूल थर्ड पार्ट फर्स्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट शेड्यूल थर्ड पार्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही बनाई जाती है बेटा, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में दी गई है। बैलेंस शीट, फिर हम बैलेंस शीट लिखते हैं, फिर उसके नीचे एज ऑन, फिर उसके नीचे एक्सट्रैक्ट, क्योंकि ये बैलेंस शीट पूरी प्रॉपर फुल बैलेंस शीट नहीं है, बस एक पार्ट है, जिस पार्ट में हम बस किसको समझाना चाह रहे हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, बोले तो हम शेयर होल्डर फंड को समझाना चाह रहे हैं, इसलिए हमने एक्सट्रैक्ट लिख दिया। फिर पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, सबसे पहले हमने लिखा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट लिखा शेयर होल्डर फंड, जो सबसे पहली लायबिलिटी होती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर, और इसके अंदर हमने सबसे पहले लिखा ए पॉइंट में शेयर कैपिटल, फिर लिखा रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल का तो बेटा हम नोट बनाएंगे, तो हमने नोट बनाया, देखो शेयर कैपिटल का फॉर्मेट बनाया, पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले लिखा ऑथराइज शेयर कैपिटल। तो बताइए ऑथराइज शेयर कैपिटल दे रखी थी क्वेश्चन में, नहीं, सीधा इशूड शेयर से स्टार्ट कर रखा था, तो इसलिए हमने इशूड को ही ऑथराइज मान लिया, 1,00,000 शेयर को ही ऑथराइज मान लिया। तो 1,00,000 शेयर और मैक्सिमम फेस वैल्यू कितनी थी, 10 ईच, तो 1,00,000 शेयर पे 10 ईच के हिसाब से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 10,00,000 निकल कर आता है, और इसे डबल लाइन से क्लोज कर देंगे। सेकंड पॉइंट में हम इशूड शेयर कैपिटल को एक्सप्लेन करेंगे बेटा, और इशूड तो हमने करे ही, 1,00,000 शेयर है, और मंगाए कितने हमने, पूरे 10 ईच, ठीक है। अब मान लो 7 ही रुपये मंगाता तो लिखता 7 कॉल्ड, तो कंपनी जब कॉल्ड अप करती है ना, वो इशूड में करती है, तो फिर 7 कॉल्ड अप, 8 कॉल्ड अप, 9 कॉल्ड अप, ऐसा लिखता अगर कंपनी पूरी फेस वैल्यू नहीं मंगाती। पर क्योंकि कंपनी ने पूरी फेस वैल्यू मंगाई है, तो यहाँ पर मैंने सीधा 10 ईच ही लिख दिया। तो 1,00,000 इंटू 10 ईच करेंगे तो 10,00,000 आ गया ये, तो इसको डबल टोटल करेंगे, ये भी क्लोज हो गया। तो ऑथराइज और इशूड में सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए होते हैं, इसलिए इन्हें डबल लाइन से क्लोज कर दिया जाता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट पे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, और सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के अंदर हम लिखेंगे या तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, या तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। क्या लगता है बेटा, पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, क्या यहाँ पर कंपनी के पास सारे शेयर पे पैसा आया है कि नहीं आया? सर नहीं आया, यहाँ पर ना राम ने क्या कर दिया, कॉल इन एरियर। तो आपको एक बात बता दूं, राम ने भले ही कॉल इन एरियर किया, बट कंपनी ने उसके शेयर कैंसिल भी कर दिए, फोरफिट भी कर दिए, और किसी और को रीइश्यू भी कर दिए। तो टेक्निकली कंपनी के पास तो सारा का सारा ही पैसा आया ना, कंपनी के पास तो उतने के उतने ही शेयर है। तो यहाँ पर ना देखो, भले ही 1,00,000 थे, कंपनी ने 1,000 शेयर कैंसिल करे, तो कंपनी के पास कितने शेयर हो गए, 99। पर कंपनी ने फिर 1,000 शेयर किसी और को इशू कर दिया, तो कंपनी के पास वापस कितने शेयर हो गए, 1,00,000। और किसी का कोई कॉल इन एरियर नहीं रहा, किसी का कुछ नहीं रहा, क्योंकि जिसका कॉल इन एरियर था उसको कंपनी ने बेदखल कर दिया, उसके शेयर भी कैंसिल कर दिए, और उसके शेयर कैंसिल करके किसी और को भी रीइशू कर दिए। तो टेक्निकली कंपनी में कितने शेयर है, दोबारा से 1,00,000 शेयर ही हैं, और हर एक शेयर यहाँ पर कंपनी ने जो बोलते हैं ना कि इशू किया था, 10 ईच में किया था, तो जनता ने पूरे 10 रुपये भेजे हैं बेटा। तो 1,00,000 शेयर पे 10 रुपये के हिसाब से कितना हो गया, ये 10,00,000। और इसी का ही बेटा यहाँ पर बोलते हैं ना टोटल करा जाएगा, और इसको अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा कहाँ पर, शेयर कैपिटल में। तो देखो जब शेयर कैपिटल में आएंगे तो यहाँ 10,00,000 लिख देंगे। अब बात ये था कि शेयर फोर फीचर में जब हमने शेयर फोरफिट करे तो हमें फायदा कितने का हुआ था, 1,000 शेयर पे 6,000 का, और जब हमने शेयर इशू करे तो 1,000 शेयर पे हमें नुकसान हुआ था 2,000 रुपये का, जिसको हमने शेयर फोरफिटेड अकाउंट से ही डेबिट किया था। तो 6,000 के फायदे को जब मैंने 2,000 के नुकसान से माइनस किया,
तो मेरे फोर फीचर में अभी भी कितना बैलेंस बचा पड़ा हुआ था, 4,000, जिसको मैंने कहाँ भेज दिया बेटा, कैपिटल रिजर्व में। तो जैसे ही मैं इसे कैपिटल रिजर्व में भेजूंगा तो मेरा रिजर्व एंड सरप्लस ओपन हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल रिजर्व जो प्रॉफिट्स होते हैं वो रिजर्व एंड सरप्लस में जाते हैं। तो मैंने कैपिटल रिजर्व को कहाँ मेंशन कर दिया, रिजर्व एंड सरप्लस में मेंशन कर दिया। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन, जहां पर आपने ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, कॉल इन एरियर और शेयर फॉरफिट एंड रेशियो ऑफ शेयर पढ़ा, बैलेंस शीट भी बनाई। तो ये एक प्रॉपर ना एक फुल फ्लैज क्वेश्चन हो गया। और आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन ना बहुत अच्छे से समझ में भी आया हो। अगर अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी पॉइंट अगर यहाँ ऐसा हो जो आपको समझ में ना आए हो बेटा, तो आप ना वीडियो के अपलोडेड होते साथ ही अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। एज फास्ट पॉसिबल मैं आपके डाउट्स की क्वारी लेने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है? तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए बेटा। दिस इज फॉर टुडे, आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा क्योंकि क्लास फिर लेंथी हो जाती है ज़्यादा। तो इतना काफ़ी है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, आज की क्लास का, ये इसका आंसर है। कॉपी कर लेना बेटा, ये इसकी एंट्री है, ठीक है? एप्लीकेशन से लेके आप फर्स्ट कॉल तक की एंट्री पास कर लीजिए, कॉपी कर लेना इसे पॉज करके। और फिर आप अपना फोर फीचर, री इशू एंड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व का भी एंट्री पास कर लेना, ठीक है? और उसके बाद बना देना आप अपनी ये बैलेंस शीट, ठीक है? ये बैलेंस शीट भी ड्रॉ कर देना, ठीक है? चलो, तो दैट्स फॉर टुडे मेरे बच्चे। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपने क्लासमेट्स के बीच में ये वीडियो शेयर करें, कम्युनिकेट करें, बताएं कि हमारे एक सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो, ठीक है? बाकी आप इस वीडियो को जैसा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें बच्चे। यही मेरे लिए मोटिवेशन है, यही मेरे लिए बोलते हैं ना कि एक एनर्जी है। यहीं से मुझे एनर्जी भी मिलती है कि हाँ, आप लोग वीडियो लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। और मुझे लगता है कि अगर थोड़ा बहुत जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं काम आ रहा है, इसका आपको कुछ ना कुछ बोलते हैं ना कि फ्रूट मिल रहा है, वही बस मेरे लिए मेन है। आपकी खुशी ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो दैट्स फॉर टुडे मेरे बच्चे। मिलता हूँ अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सही